हाय। आज हमारा टॉपिक जो है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म को खाता है और उसको कोई और ऑर्गेनिज्म जो है खाता है। ऐसे इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और उसको कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है, उसको हम कहते हैं फूड चेन. So we can say food chain is sequence of events where one organism eats another organism, which in turn is being eaten up by some other organism. अब फूड चेन्स में क्या होता है, जो ही एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है उसको कोई और ऑर्गेनिज्म जो खाता है. इसमें इकोसिस्टम में क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. इसमें एक एनर्जी फ्लो हो जाता है इसके थ्रू, एनर्जी फ्लो, और होता है इससे न्यूट्रेंट जो है, न्यूट्रेंट साइकिलिंग. ये सो इससे फूड चेन से क्या होता है, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रेंट साइकिलिंग. अगर फूड चेन नहीं होगी तो एनर्जी फ्लो और न्यूट्रेंट साइकिलिंग जो है ये स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है ये कोलैप्स कर जाएगा. अगर हम देखेंगे सन जो है, क्योंकि सन इन्फिनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जितनी हमें चाहिए उतनी हम एनर्जी जो है यूज़ करते हैं. कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में लॉस भी हो जाती है एंड स्टिल वी आर एबल टू स्टिल दिस इकोसिस्टम्स दे रन ऑन इन्फिनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसीलिए हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी जो है या एनर्जी फ्लो जो इकोसिस्टम में है ये यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि हम अफोर्ड कर पाते हैं लॉस. वी कैन अफोर्ड लॉस और हियर. लेकिन न्यूट्रेंट्स जो है दे आर डेफिनेट. इसीलिए न्यूट्रेंट साइकिलिंग जो है, ये न्यूट्रेंट जो है दे साइकिल, ये वापस से जो है दोबारा से अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्फिनाइट नहीं है. अगर ये इन्फिनाइट होते हैं तो शायद इनमें भी ये साइकिलिंग जो है नहीं होती. लेकिन ये इन्फिनाइट नहीं है कि इसलिए इनमें साइकिलिंग हो जाती है. दे आर अगेन made available for the producers, and from producers they become available for herbivores, carnivores, etc. और अगर हम देखेंगे ये हर एक स्टेप जो है, हर एक एनर्जी लेवल जो फूड चेन की है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक लेवल. ज्यादातर फूड चेन जो है दे स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स. जो भी फूड चेन्स प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है उनको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन्स. ऐसी ग्रेजिंग फूड चेन्स. So grazing food chains are such food chains we start with producers. और इनमें हम देखेंगे, अगर ये ट्रॉपिक लेवल हम देखेंगे फूड चेन्स में यूजुअली 4 और 5 स्टेप्स होते हैं. 4 or 5 steps means 4 or 5 tropic levels are there. अब ये इतनी कम ट्रॉपिक लेवल्स कम क्यों होती है, क्योंकि जितना हम फूड चेन में ऊपर जाएंगे हमारे पास अवेलेबल एनर्जी जो है ये कम हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास एनर्जी अवेलेबल जो है 100 यूनिट्स ग्रास, इस ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे जो हमारे पास अवेलेबल एनर्जी है 100 यूनिट्स. ये एनर्जी जो है जैसा हम लोग ने इससे पहले पढ़ा, सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी जो है अगली ट्रॉपिक लेवल तक पहुंच जाती है. सो यहाँ पे हमारे पास रहेगा सिर्फ 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी. यहाँ पे हमारे पास रहेगा 1 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे कितना बचेगा 0.1 यूनिट ऑफ एनर्जी. देखो अगर इसके आगे कोई और ट्रॉपिक लेवल होगी उसके पास कितना एनर्जी बचता, सिर्फ 0.01 यूनिट्स ऑफ एनर्जी. इसीलिए जो है ट्रॉपिक लेवल कम ही होती है, 4-5, इससे भी ज़्यादा होती है लेकिन बहुत कम जो है फूड चेन्स जिनमें ट्रॉपिक लेवल जो है 5 से ज़्यादा होती है. इससे 4 से कम भी होती है. वहाँ पे जो है दे आर मोर एनर्जी एफिशिएंट. वहाँ पे एनर्जी लॉस जो है कम हो जाता है. लेकिन अब क्या होता है, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में ऐसे हमें फूड चेन जो है नहीं मिलेंगी. ठीक है, क्योंकि ये दिस फूड चेन इट इज इन आइसोलेशन. एक आइसोलेशन मीन्स सेपरेट से एक फूड चेन
ऐसे हमें नेचर में इकोसिस्टम में फूड चेन जो है नहीं मिलती है। दीज फूड नेचर में क्या होता है, ये फूड चेन जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है, एक दूसरे के साथ फूड चेन जो है इंटरकनेक्टेड होती है नेचर में। जैसे यहाँ पे ये ग्रास जो है, इसको ग्रास ऊपर भी खा रहा है, इसको माउस भी खा रहा है, इसको रैबिट भी खा रहा है, फिर इस ग्रास लीजर्ड को, स्नैक को, माउस को, रैबिट को, इनको हॉग खा रहा है। मीन्स यहाँ पे जो है ये यहाँ पे इकोसिस्टम में जो ज़्यादातर स्पीशीज़ पाई जाती है वो जनरलिस्ट होती है। जनरलिस्ट स्पीशीज़ जो है दे फीड ऑन वैरायटी ऑफ फूड, ये बहुत सारी चीज़ें खाती है, जिसकी वजह से हमारी फूड चेन जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती है एक दूसरे के साथ। ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम कहते हैं फूड वेब। सो फूड वेब जो है, फूड वेब इज इंटरकनेक्शन ऑफ मेनी फूड चेन्स। फूड वेब, फूड वेब नेचर में फूड चेन प्रेजेंट नहीं होती है इन आइसोलेशन, वहां पे फूड चेन प्रेजेंट होती है एज पार्ट ऑफ द फूड वेब। और क्या होता है यहाँ पे, ये फूड वेब जो है दे इनकर स्टेबिलिटी टू एन इकोसिस्टम। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इकोसिस्टम है, वहाँ पे फूड चेन प्रेजेंट है, कोई दूसरा इकोसिस्टम है, वहाँ पे हमारे पास फूड वेब प्रेजेंट है। जिस इकोसिस्टम में हमारे पास कोई हाइपोथेटिकल इकोसिस्टम, हम नाम रखते हैं इसको ए, यहाँ पे हमारे पास एक फूड इकोसिस्टम है जहाँ पे फूड वेब प्रेजेंट है, उसका नाम है बी, ठीक है। अब किसी वजह से यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रास ऊपर और लीजर्ड जो है दे गेट एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, these grasshopper and lizard they got extinct। अब यहाँ पे क्या होगा, हॉक तो ग्रास नहीं खाएगा, हॉक तो कार्निवोर है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इकोसिस्टम ए जो है ये कोलैप्स करेगा, दिस विल कोलैप्स। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे न्यूट्रन साइकिलिंग नहीं होगी, ये जो है यहाँ पे जो है टोटल ये एनर्जी, ये इकोसिस्टम जो है फेल हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये सिचुएशन हो जाती है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल रैबिट जो है, ठीक है, रैबिट जो है, रैबिट यहाँ पे, या इवन अगर यहाँ पे रैबिट भी फॉर एग्जांपल स्नैक भी, यहाँ पे ये दोनों जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं इस इकोसिस्टम से। यहाँ पे देखो एनर्जी, ये इकोसिस्टम फिर भी जो है सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स जो है मौजूद है। यहाँ पे एनर्जी फ्लो जो है इस रूट के थ्रू एनर्जी फ्लो हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रन साइकिलिंग हो जाएगी, और इस रूट जो है यहाँ पे एक ये रूट जो अवेलेबल है, यहाँ पे ये दो रूट जो है फिर भी रहेगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दीज फूड वेब्स दे इनकर स्टेबिलिटी जो है इकोसिस्टम, जिस इकोसिस्टम में फूड वेब होंगी, दीज ecosystems are more stable, these ecosystems are stable, even if some species get extinct over there, they won't be much affected। so यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी, माउस जो है, ग्रास ऊपर जो है, इनके लिए ग्रास अब ज़्यादा अवेलेबल है, ज़्यादा ग्रास अवेलेबल होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे अच्छे से फिर एनर्जी फ्लो जो है, न्यूट्रन साइकिलिंग जो है वो फिर से हो जाएगी। सो इसीलिए जो है दीज फूड वेब्स जो है, इसीलिए नेचर में चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स होती है। वहाँ पे आपको फूड चेन अलग से नहीं मिलेगा, वहाँ पे अगर फूड चेन आपको मिलेगा एज पार्ट ऑफ दिस फूड वेब ओनली। अच्छा, एक फूड वेब में यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इन ट्रॉपिक लेवल्स में। अब हम कितनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल तक, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। सो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, दिस इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ये है, इट इज 2 to 40,
परसेंट, इस रेंज में ये है 2 to 40% इज दिस इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। अब देखो जैसे हम लोग ने ये हमारा क्या था प्रोड्यूसर, इट वाज आवर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसका मतलब ये ग्रॉस सुपर, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। जितनी ट्रॉपिक लेवल्स कम होगी उतना एनर्जी लॉस जो है कम होगा, ठीक है। इसीलिए फूड चेन्स में ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स जो है नहीं होती है। और ये फूड वेब्स जो है दे इनका स्टेबिलिटी टू एन इकोसिस्टम। नाउ अगर आप देखेंगे ये वाली फूड चेन जिसको हमने ग्रेजिंग फूड चेन कहा, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, उसको कोई और खाता है। ऐसी फूड चेन जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक है। देखो जिस ऑर्गेनिज्म को ऐसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं प्रीडिएशन, क्या कहते हैं प्रीडिएशन। ऐसी और ऐसी फूड चेन जहाँ पे ये होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, उसको कोई और खाता है, इसको हम प्रीडेटर फूड चेन भी कह सकते हैं। सो दिस ग्रेजिंग फूड चेन इट इज प्रीडेटर फूड चेन एज वेल, प्रीडेटर फूड चेन जनरली अगर आप देखेंगे ब्रॉडली फूड चेन जो है ये ब्रॉडली दो तरह की होती है। ग्रेजिंग फूड चेन ही प्रीडेटर फूड चेन भी है। ग्रेजिंग फूड चेन एंड detritus food chain. Now look here, these grazing food chain and detritus food chain, where they are both present in any ecosystems. In some ecosystems, most of the energy is being transferred through grazing food chain. In some of the ecosystems, most of the energy is being transferred through detritus food chain. Now first we will look at grazing food chain. We saw it over here, this grazing food chain, it is very common, and this grazing food chain, it starts with producers. One more important thing, solar energy is essential for grazing food chain. Now these are examples of grazing food chain only. Now moving to detritus food chain, it starts with dead organic matter. These are not very common. These you won't be able to find examples of these detritus food chains easily because these are not very common. These start with dead organic matter, and they are not directly dependent on the solar energy. They are dependent on the organic matter, produced by the sun, or we can say they can get organic matter from some other ecosystem or from this ecosystem. They do not need they are dependent on the solar energy, but not directly, indirectly. So indirectly they are dependent on the solar energy. Now how this detritus food chain starts, it starts with dead organic matter. These dead organic matter, for example, they are being eaten up by detritivores. Detritivores, these are small animals which feed on dead organic matter. These are like dung flies, beetles, insect larvae, etc. Then these insect larvae, they are in aquatic ecosystems. These detritivores, they are then eaten up by small fish. Then these small fish, they are eaten up by large game fish, and then these are eaten up by birds. This is how this detritivores food chain occurs. Now what happens in this, in some of the ecosystems, for example in terrestrial ecosystems, most of the energy is transferred through detritus food chain, because most of the plant material, it gets decomposed or it gets converted into dead organic matter. Whereas in case of oceanic ecosystems, the producers are very limited. The production of
production of organic matter by producers is very limited. So most of these energy and most of these most of the energy transfer, it occurs via grazing food chain in case of oceanic ecosystem. So in oceanic ecosystems, grazing food chains are predominant in terms of transferring energy and nutrients, whereas in case of terrestrial ecosystems, detritivores are more dominating in terms of transferring energy and in terms of nutrient cycling. I think that is sufficient. Thank you.